जितने भी एग्जाम लीक हो रहे हैं देश में, मतलब क्या सोचकर ये आपके संगठन ने और आपने ये फ्रेम करा कि भाई हमें इस तरीके से रिपोर्ट बनानी चाहिए, क्या सोचा था? अलग अलग लोग अलग अलग नंबर्स कोट कर रहे हैं ना। जैसे इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट थी जो कहती है कि 7 साल में 70 पेपर लीक हुए हैं। फिर लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने बोला कि 10 साल में 89 पेपर्स लीक हुए हैं। तो मुझे कहीं ना कहीं लगा कि एक डिस्क्रिपेंसी है इन टर्म्स ऑफ कितने पेपर एक्चुअली लीक हुए हैं। हमने सोचा कि हमें पहले तो इन सबको अच्छे से डॉक्यूमेंट करना चाहिए और ये समझने की कोशिश करनी चाहिए कि ये देश में कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। वहीं पर 2015 से 2026 के बीच में 148 एग्जाम इन्होंने पूरे लीक करे। तो मतलब ये जो पूरा का पूरा माफिया है, एग्जाम माफिया जो लीक कर रहा है, ये इंक्रीज ही हुआ है, ये डिक्रीज नहीं हुआ है 2015 के बाद। पैटर्न देखने की कोशिश करें कि एग्जाम फ्रॉड किस टाइप के हो रहे हैं। वहीं पर मैंने एक चीज देखी आपकी पूरी रिपोर्ट में, सबसे ज्यादा एग्जाम जो लीक हुए हैं वो नीट के ही हुए हैं। तो क्या पैटर्न है कि मेडिकल लाइन कोई मतलब ही सबसे ज्यादा टारगेट किया जा रहा है या फिर इधर पैसा बहुत है? लेकिन नीट में जिस तरह की फीस लगती है, जिस तरह का कंपटीशन लगता है, तो वो मेरे को लगता है सबसे बड़ा कारण रहा है कहीं ना कहीं नीट को टारगेट करने का। अगर आपके एनटीए के ऑफिशियल्स पेपर के लीक में इन्वॉल्व हैं, कहीं ना कहीं पॉलिटिशियंस आपके पेपर लीक्स में इन्वॉल्व हैं, तो आप लॉस कितने भी बना लो उनसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके चक्कर में जैसे ही आपके सो कॉल्ड एलिजिड कॉन्स्पिरेटर, मेन कॉन्स्पिरेटर को बेल मिलती है, इट बिकम्स अ ग्राउंड टू गिव बेल टू अदर को कॉन्स्पिरेटर्स। तो 31 में से सिर्फ 2 लोग हैं जो अभी भी जेल में हैं, बाकी सबको बेल मिल गई। तो प्रॉब्लम यह है कि हमारे सिस्टम में अकाउंटेबिलिटी पूरी तरह से मिस हो चुकी है। जब तक पब्लिक अटेंशन है तब तक सारी अकाउंटेबिलिटी है, तब तक आपको बहुत सारे ऐसे विजुअल्स दिखाए जाएंगे कि देखो सीबीआई हरकत में आ गई, यहाँ आ गई, वहां चले गई, इसको उठा लिया, उसको उठा लिया। जैसे ही मीडिया अटेंशन गायब, आप इनको बेल दे रहे हो, आप इनको अपोज नहीं कर रहे हो। इंडिया में एग्जाम का स्कैम करना, एग्जाम को लीक करना एक लो रिस्क बिजनेस बन गया। मुझे लग रहा है कोई रिस्क ही नहीं है इसमें, डर भी नहीं है किसी को भी जो भी कर रहे हैं। कितने दिन में बनी है सर ये रिपोर्ट? ऑलमोस्ट 3 दिन बिना सोए हुए। और कितने लोग इन्वॉल्व थे इसमें? 7 या 8 लोग की हमारी टीम थी। ये काम किसका होना चाहिए? ये काम लिटरली गवर्नमेंट का होना चाहिए, रिपोर्ट तैयार करना। ये काम कॉकरोचेस का है। हम बेवकूफ हैं जो अपना सबको छोड़ छाड़ के यहाँ पर आए, सिस्टम ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं बेवकूफ हूँ कि अपनी जॉब छोड़ के यहाँ पर आए हूँ, आरटीआई लगाकर फिर अच्छा खासा पैकेज ले रहे थे आप। हाँ। और कॉकरोच बनने के लिए आप सर आ गए। हाँ, मैं बेवकूफ हूँ यहाँ पे आके आरटीआई लगवा रहा हूँ, एक्टिविज्म कर रहा हूँ, सवाल पूछ रहा हूँ। आप सिस्टम को सुधारिए ना। आप हमें कॉकरोच बोले तो है हम कॉकरोच, और साफ करेंगे आपके सिस्टम में जो दीमक लगा हुआ है उसको। मतलब ये तो गवर्नमेंट फेलियर भी है। मतलब अगर हम बात करें गवर्नमेंट फेलियर, तो ये नंबर 1 पर है कि गवर्नमेंट क्या कर रही है। हमारे एजुकेशन मिनिस्टर साहब अगर उनको फुर्सत मिल गई हो रीट्वीट करने से मोदी जी के, तो वो इस पर भी ध्यान दे ले। देखिए गवर्नमेंट क्या फेलियर है, जब गवर्नमेंट मेरे को तो लगता है कि खुद ही इन्वॉल्व है। मुझे ये वीडियो बनाने के बाद, ये रिपोर्ट भेजने के बाद कितने लोगों के मैसेज आ गए कि नजर है तुम पे। तो मैंने बोला कि यार थोड़ी नजर उन पे ही रख लो जो पेपर फ्रॉड कर रहे हैं, जो लीक कर रहे हैं। नमस्कार कॉकरोच आशुतोष सर, कैसे हैं आप? नमस्कार अतुल जी कॉकरोच। आप मीडिया में हैं, आप भी कॉकरोच हैं, हम एक्टिविस्ट हैं, हम भी कॉकरोच हैं। मतलब कॉकरोच भी हैं और अनएम्प्लॉयड भी हैं। अनएम्प्लॉयमेंट है तो क्या कर सकते हैं। बेरोजगार भी हैं, एक्टिविस्ट भी हैं, आरटीआई भी लगाते हैं। हम तो कॉकरोच की बहुत सारी कैटेगरीज अभी जो है फुलफिल करते हैं। इससे पहले भी आप चैनल पर आए हैं और आपने काफ़ी कुछ अपने बारे में बताया, और काफ़ी लोग जो ओल्ड व्यूअर्स हैं वो हमें देखते हुए आए हैं। आज हम बहुत स्पेशल मुद्दे पर जुड़े हैं, वो है जितने भी एग्ज़ाम लीक हो रहे हैं देश में, उसके ऊपर आपने एक पूरी एक रिपोर्ट तैयार करी है, और वो रिपोर्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और मुझे लगता है कि कोई भी गवर्नमेंट रही हो, सभी इसको समझनी चाहिए उस रिपोर्ट को, क्योंकि वो 2005 से और 2026 तक के आपके बीच में आपने बनाई है। तो हम शुरुआत उसी से करते हैं। सबसे पहले मतलब क्या सोचकर ये आपके संगठन ने और आपने ये फ्रेम करा कि भाई हमें इस तरीके से रिपोर्ट बनानी चाहिए, क्या सोचा था? नीट एग्ज़ाम के जस्ट बाद ही क्यों ऐसा हुआ? नहीं, सबसे पहले तो आपके सभी व्यूअर्स को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। बहुत अच्छा लग रहा है वापस आपके चैनल पे आके। आप लगातार अच्छे मुद्दे उठा रहे हो, अच्छे लोगों से बात कर रहे हैं। ये जो इशू है अतुल, हम लोग परिवर्तन नाम से एक संगठन चलाते हैं जयपुर में, और ये संगठन काफी समय से एक्चुअली एग्जाम लीक्स के इश्यूज पे काम कर रहा है। राजस्थान में 2018 के 3 पेपर्स हैं, कृषि सुपरवाइजर, महिला कृषि पर्यवेक्षक, महिला सुपरवाइजर और प्रयोगशाला सहयोगी, लेबोरेटरी सुपरवाइजर। इनके ना 2018 में पेपर्स हुए थे, और अभी कुछ महीने पहले पता पड़ा कि जो इनके रिजल्ट्स अपलोड होते थे, फाइनल जो रिजल्ट पीडीएफ अपलोड होती थी, वहां पे लोग रिजल्ट मैनिपुलेट कर दे रहे थे। तो जो ओएमआर थी उसको भी चेंज नहीं करते थे, सीधे रिजल्ट ही चेंज कर देते थे फाइनली। और जो व्यक्ति पकड़ा गया अभी इस पूरे केस में जो ये चीज कर रहा था, आप सोचो 2018 से लेके 2025 तक कर्मचारी चयन बोर्ड के सारे रिजल्ट्स को ही अपलोड करता था।
तो कितने उसने फर्जीवाड़े किए होंगे, कितने लोग पूरे सिस्टम में ऐसे हैं जो पैसे देके फर्जीवाड़ा करके अभी घुसे हुए हैं, और कितने सारे ऐसे मेहनती बच्चे सिस्टम के बाहर हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि किसी ना किसी स्तर पर फर्जीवाड़ा चल रहा है। तो हम काफी समय से एक्चुअली इस मुद्दे पे काम कर रहे थे, और हम लोग एक्चुअली थोड़ा सा इसको अलग तरीके से अप्रोच करना चाह रहे थे। मैं खुद इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ, टेक बैकग्राउंड है, जी। तो मैं चाहता था कि इसको मैं थोड़ा डेटा की नजरों से देखूं, इतना सारा जो डेटा है उसको एआई की मदद से समझने की कोशिश ठीक करूं, है। क्योंकि शायद एआई से पहले वो ही चीज समझने में हमें महीनों लग जाते। तो ऑलरेडी हमारे पास काफी सारे मॉडल्स डिप्लॉयड थे। जब ये नीट का इशू हुआ और ये पेपर लीक वाला इशू हुआ, तो हमने नोटिस किया कि अलग अलग लोग अलग अलग नंबर्स कोट कर रहे हैं, है ना। जैसे इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट थी जो कहती है कि 7 साल में 70 पेपर लीक हुए हैं। फिर लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने बोला कि 10 साल में 89 पेपर्स लीक हुए हैं। तो मुझे कहीं ना कहीं लगा कि एक डिस्क्रिपेंसी है इन टर्म्स ऑफ कितने पेपर एक्चुअली लीक हुए हैं, किस एक्सटेंट तक ये प्रॉब्लम है ना। और सिर्फ पेपर लीक की बात नहीं है, 10 तरह के पेपर फ्रॉड हैं आपके। पेपर लीक एक टाइप का फ्रॉड है, ओएमआर मैनिपुलेशन जो मैंने आपको बताया, रिजल्ट मैनिपुलेशन, वो एक टाइप का फ्रॉड है। मास चीटिंग्स के केसेस आप बिहार में आप देखो 2009 से 2014 तक लगातार मास चीटिंग्स के कितने सारे केसेस हुए हैं। एग्जाम रिगिंग अपने आप में फ्रॉड है। डमी कैंडिडेट्स पहले बहुत बड़ी दिक्कत होती थी। तो इस तरह तरह के जो ये फ्रॉड्स हैं, हमने सोचा कि हमें पहले तो इन सबको अच्छे से डॉक्यूमेंट करना चाहिए और ये समझने की कोशिश करनी चाहिए कि ये देश में कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। राइट। हाँ, और 2005 से 2026 तक का डेटा हमने इसलिए चुना क्योंकि उसके पहले का डेटा इंटरनेट पे मिलना बहुत मुश्किल था। हाँ, मेरा ये नेक्स्ट क्वेश्चन ही था कि जी, मतलब क्या रीजंस रहे कि 2005 से ऊपर के डेटा आपको नहीं मिला, मतलब उससे पहले एग्जाम लीक होते ही नहीं थे या फिर डेटा ही अवेलेबिलिटी नहीं है अभी तक? नहीं, वो होते तो बिल्कुल थे, पर अब वो डेटा अवेलेबिलिटी की प्रॉब्लम है। मतलब 2005 से 2010 का पीरियड भी मुझे लगता है कि उसमें कई ऐसे एग्जाम्स होंगे जो शायद हम अपनी लिस्ट में कवर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो इंटरनेट पे उस तरीके से अवेलेबल नहीं है। अगर आप मतलब हमारी अप्रोच समझने की कोशिश करें तो हमने बहुत सारे जो एलएलएम मॉडल्स हैं वो डिप्लॉय किए इस पूरे प्रोसेस में। एलएलएम मॉडल्स वर्क ओनली ऑन द डेटा दैट एग्जिस्ट ऑन इंटरनेट, राइट। हमने बहुत सारी मीडिया रिपोर्ट्स पढ़ी हैं, हमने बहुत सारे कोर्ट ऑर्डर्स पढ़े हैं, हमने बहुत सारी सीबीआई इन्वेस्टिगेशन स्टडी की हैं, लेकिन ये सिर्फ वही हैं जो एक्टिवली आपको इंटरनेट पे मिल रही हैं, है ना। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्स होंगे जो शायद इंटरनेट में अब लाखों पेज पीछे की तरफ पुश हो गए होंगे, जो हम शायद कहीं ना कहीं मिस किए होंगे। तो इसलिए जो हमारा एनालिसिस है हम बहुत ही ह्यूमिलिटी के साथ बोलते हैं कि 220 तो मिनिमम नंबर है। हाँ, वो आपने मेंशन भी किया है कि 11 साल में 220 केसेस, ये 21 साल में 20 साल में 21 साल में, हाँ 21 साल में 220 केसेस, ये तो मतलब एक आपने एक फिगर दी है, पर इससे ज्यादा भी हो सकता है या कमी है ये मेरे को लगता है कि मिनिमम वो हम लोगों ने बेंचमार्क सेट किया है, पर जितना मुझे समझ में आया हो सकता है ये नंबर 250 से 300 के बीच में हो, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि डॉक्यूमेंटेशन ही नहीं है ना। लीक्स का कई सारे लीक्स ऐसे हैं जो शायद लोकल न्यूज आउटलेट्स में ज्यादा कवर हुए होंगे, इंग्लिश या हिंदी में डिप्लॉय होने से। हम लोगों ने लोकल लैंग्वेजेस में भी इनको सर्च अपने एल्गोरिदम्स लगाए हैं, बट हमें पता है कि कुछ एग्जाम्स मिस हुए होंगे। तो एक मिनिमम बेसलाइन है जो हमने एस्टैब्लिश की है, हो सकता है एक्चुअल नंबर 250-300 के आसपास भी हो। ठीक है। वहीं पर हम बात करें कि इस पूरे मतलब जो आपने पूरा रिसर्च पेपर दिया है, मतलब जो आपने रिपोर्ट तैयार करी है, 9 से 10 करोड़ लोग प्रभावित हुए हैं। तो ये बहुत बड़ा नंबर है, इस नोटा मतलब एक छोटा नंबर नहीं है कि 9 से 10 करोड़ लोग पूरे पेपर लीक से प्रभावित हो रहे हैं हर एक एग्जाम में। तो आप इसके ऊपर मतलब क्या ये भी डेटा एनालिसिस से ही पता चला हमें कितने ये नंबर है? बिल्कुल, ये इनफैक्ट ये अगेन इसमें भी वही है कि हमने एक बहुत ही लोअर लेवल का एस्टिमेट लगाया है। हमने बेसिकली हर एग्जाम का इंटरनेट पे जो अवेलेबल है उससे ये समझने की कोशिश की है कितने बच्चों ने वो एग्जाम दिया था, है ना। जैसे नीट 2026 का एग्जाम 22 लाख बच्चों ने दिया था, नीट 2024 का एग्जाम 24 लाख बच्चों ने दिया था, और यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 का एग्जाम 48 लाख लोगों ने दिया था, 34 लाख लोगों ने दिया था। तो वो जहां जहां डेटा अवेलेबल था उसको हमने कैलकुलेट करने की कोशिश की है। काफी सारे जो पुराने डेटा पॉइंट्स हैं उनमें ये डेटा अवेलेबल नहीं था, तो वहां पे हमने एक लोअर एस्टिमेट लिया है कि अगर एक सिमिलर एग्जाम है ना उस दौरान हुआ हो जिसका हमारे पास डेटा अवेलेबल था, तो उसके अराउंड हम वो एस्टिमेट ले, है ना।
तो ये 10 करोड़ एक मिनिमम बेंचमार्क है, एक्चुअल नंबर अगेन हो सकता है 13-14 करोड़ के आसपास हो। ठीक है। वहीं पर मैं थोड़ा और चीज़ें पढ़ रहा था तो मैंने देखा कि 2005 से 2014 के बीच में 72 एग्ज़ाम रिगिंग हुए, ठीक है। वहीं पर 2015 से 2026 के बीच में 148 एग्ज़ाम इन्होंने पूरे लीक करे। तो मतलब ये जो पूरा का पूरा माफिया है, एग्ज़ाम माफिया जो लीक कर रहा है, ये इंक्रीज़ ही हुआ है, ये डिक्रीज़ नहीं हुआ है 2015 के बाद। पूरी तरह से, मतलब ये बहुत क्लियरली डॉक्यूमेंटेड है कि द नंबर ऑफ एग्जाम फ्रॉड केसेस इन इंडिया हैव डबल्ड सिंस 2015। आप रेट्स भी देखेंगे ना कि आप 2007, 8, 9 का डेटा अगर आप देखें तो 8, 9, 6 इस तरह के नंबर ऑफ पेपर लीक्स थे। वही नंबर अगर आप 2020-21 के दौरान देखें तो वो नंबर 14-15 के आसपास है ना। 2026 में हम लोगों ने शायद 3 या 4 केसेस ऑलरेडी डॉक्यूमेंट कर लिए हैं, है ना। तो वो बहुत clearly evident है कि the number of fraud cases in India have significantly increased. It has more than doubled. और इसका भी एक बहुत क्लियर कारण है। अगर आप पैटर्न देखने की कोशिश करें कि एग्जाम फ्रॉड किस टाइप के हो रहे हैं, तो 2015 से पहले के जितने भी एग्जाम फ्रॉड थे उसमें सिर्फ 32% ऐसे फ्रॉड थे जो पेपर लीक होता था। ठीक है। कि प्रिंटिंग प्रेस से कहीं लीक हो गया, एग्जाम सेंटर पे लीक हो गया, स्टोरेज सेंटर पे लीक हो गया। काफी सारे केसेस, लगभग 23 से 24% ओएमआर या डमी कैंडिडेट से जुड़े हुए होते थे कि आपने डमी कैंडिडेट बिठा दिया, किसी और को भेज दिया। अब आपने बायोमेट्रिक्स और वो सब करके तो काफी हद तक उस पर अंकुश लगा दिया, लेकिन क्योंकि आपके पूरे सिस्टम में अभी भी एक बहुत लंबी पेपर ट्रेल है, जहां पे पहले प्रिंटिंग प्रेस में पहले सारे प्रोफेसर्स मिलके एक पेपर का वो क्वेश्चन पेपर बनाते हैं, फिर वहां से वो प्रिंटिंग प्रेस में जाता है, प्रिंटिंग प्रेस से हजारों की संख्या में डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स पे जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर से लाखों की संख्या पे फाइनल एग्जाम सेंटर पे जाता है। तो आपने तो एक्चुअली इंसान, जो नंबर ऑफ पीपल इन्वॉल्व हैं वो बहुत बढ़ा दिए है ना। अब 2015 के पहले लोग व्हाट्सएप टेलीग्राम यूज नहीं करते थे, 2015 के बाद व्हाट्सएप टेलीग्राम यूज होने लग गया। तो जो पेपर अगर मेरे पास किसी एक स्टोरेज सेंटर में आ गया, किसी एक इंसान के हाथ में वो पेपर लग गया, तो बहुत तेजी से वो पेपर लीक हो सकता है। जैसे अगर आप अभी नीट 2026 का केस देखें तो लातूर जिले में कुछ लोगों, एनटीए के 2 लोगों ने ये पेपर लीक किया। वहां से वो लातूर के कोचिंग सेंटर में जाता है, लातूर के कोचिंग सेंटर से वो केरला पहुंचता है, वहां से वो सीकर पहुंचता है, वहां से वो गुजरात पहुंचता है। तेजी से पूरे देश में वो पेपर पहुंच गया। टेलीग्राम के ग्रुप्स बने हुए हैं जहां पे वो पेपर बिक रहा था, है ना। अब इसको आपने कंट्रोल करने के लिए कुछ किया ही नहीं। आपने इतनी बड़ी पेपर ट्रेल क्रिएट कर रखी है, लेकिन ना आपने ढंग से उसको डिजिटाइजेशन किया है, ना आप एआई और ब्लॉकचेन यूज कर रहे हैं, ना आपके पास एडवांस सिक्योरिटी सिस्टम्स हैं ये पकड़ने के लिए कि किस लेवल पे पेपर लीक हो रहे हैं। 2024 का नीट का पेपर ट्रक जो आपका प्रिंटिंग प्रेस से स्टोरेज सेंटर जा रहा था उसमें से लीक हुआ है ना। वहीं पर मैंने एक चीज़ देखी आपकी पूरी रिपोर्ट में, सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम जो लीक हुए हैं वो नीट के ही हुए हैं, मेडिकल लाइन के हुए हैं। तो क्या पैटर्न है कि मेडिकल लाइन कोई मतलब ही सबसे ज़्यादा टारगेट किया जा रहा है, ये माफियाज हैं सबसे ज़्यादा मेडिकल लाइन को टारगेट करते हैं, या फिर इधर पैसा बहुत है, सबसे ज़्यादा पैसा ही मेडिकल नीट का पेपर क्लियर करा कर पूरा माफिया ग्रुप उधर ही बैठा है? क्या लगता है? कहीं ना कहीं वही मुझे लगता है कारण है कि देखिए, 2 बहुत बड़े जो एग्जाम्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं वो है नीट और जेई, है ना। लेकिन नीट में जिस तरह की फीस लगती है, जिस तरह का कंपटीशन लगता है, जो आपके जो सबसे कॉम्पिटिटिव सीट्स हैं एम्स की, वो कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा लिमिटेड है ना। और कंपटीशन भी जो है नीट की सिलेक्टेड सीट्स के लिए पर कैपिटा बहुत ज्यादा है। तो वो मेरे को लगता है सबसे बड़ा कारण रहा है कहीं ना कहीं नीट को टारगेट करने का। और इसमें एक और एंगल मुझे लगता है प्रूव किया जाना चाहिए कि नीट में और बाकी जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है जहाँ पे सबसे ज्यादा लीकेजेस हो रहे हैं, वहाँ पे कोचिंग सेंटर्स का इन्वॉल्वमेंट सबसे ज्यादा है। तो क्या ये प्रॉब्लम एक कोचिंग सेंटर लेवल पे भी है, जहां कोचिंग सेंटर्स अपना रेवेन्यू बढ़ाने के चक्कर में कुछ लोगों को पेपर दे रहे हैं, लीक करवा रहे हैं, वो भी एक चीज, नाम हो जिससे उसका नाम, जिनसे उनका नाम हो, है ना। जैसे अभी सीकर में हमें पता पड़ा है कि 1-2 सेंटर्स में पेपर लीक हुआ था, लातूर में जहाँ पे पेपर लीक हुआ था वो एक कोचिंग सेंटर में था, राइट। तो वो एक पैटर्न भी है जिससे मेरे को लगता है और इन्वेस्टिगेट किया जाना चाहिए। ठीक है। वहीं पर हम बात करें कि 2022 में एक एंटी पेपर लीक करके एक लो पास करे थे कुछ, इन्होंने 4-6-7 लो थे शायद, आई थिंक।
उनसे भी कंट्रोल नहीं हुआ है कि 2022 में आपने लो पास करे हैं, उसके बाद भी 2024 हमने देखने को मिला, 2026 में भी डेटा है, आपने काफ़ी कुछ बताया है उस रिपोर्ट में, पर वो जो लो पास करे थे वो क्या वैल्यू रखते हैं? मतलब सारे ऑन पेपर लॉज हैं बहुत क्लियरली। मुझे लगता है कि देश में लॉज की कमी नहीं है, देश में इंटेंट की कमी है कहीं ना कहीं। अगर आपके एनटीए के ऑफिशियल्स पेपर के लीक में इन्वॉल्व हैं, कहीं ना कहीं पॉलिटिशियंस आपके पेपर लीक्स में इन्वॉल्व हैं, तो आप लॉज कितने भी बना लो उनसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। दूसरी चीज मुझे लगता है कि द वे दीज पेपर लीक पैटर्न्स हैव चेंज्ड, है ना। आप आपके सिस्टम्स उस तरह से एक्चुअली चेंज नहीं हुए हैं। आप अभी भी अगर पेन पेपर सिस्टम करा रहे हैं तो आप अपने सिस्टम को कहीं ना कहीं वल्नरेबल कर रहे हैं। तो आप लॉस कितने ही बना लीजिए, जब तक आप अपने सिस्टम्स को चेंज नहीं करेंगे, इंटेंट को चेंज नहीं करेंगे, तब तक कुछ बदलने नहीं वाला है। ठीक है। वहीं पर जैसे 2015 की पूरी डॉक्यूमेंटेड केस हैं, वह 148 केस हैं 2015 में, ठीक है। 2015 के बाद, हाँ। हाँ, उसके बाद 2015 के बाद 148 केसेस हैं, उनमें से अभी तक मतलब सभी केस पेंडिंग हैं, अभी तक कोई भी कंक्लूजन पर नहीं निकले हैं कि भाई ये दोषी था, इसको सजा हुई हो, या किसी बंदे को। एक केस है जिस पर थोड़ी चीज़ें हुई हैं, पैटर्न आउट आपकी रिपोर्ट के हिसाब से। ये क्या कारण है? मतलब पेपर लीक हो जा रहा है पर जो भी कर रहा है वो पकड़ा नहीं जा रहा है, उसकी मतलब जो भी लोग इन्वॉल्व हैं वो ऐसे खुले घूम रहे हैं। ये क्या चल रहा है? पकड़ा तो जा रहा है, वही तो मेरे को लगता है गेम हो रहा है सारा। आप 148 केसेस में आप सारी चीजें ऑनलाइन सर्च करिए, जब वो पेपर लीक हुआ था तो धड़ाधड़ किसी ना किसी को अरेस्ट किया हाँ, होगा, अरेस्टिंग हुई थी, है ना। जैसे आप नीट 2024 का केस उठाइए, सीबीआई ने 5 चार्जशीट्स दाखिल की थी, 45 लोगों के नाम उन चार्जशीट्स में थे, है ना। अरेस्ट हुआ धड़ाधड़ की, ये मास्टरमाइंड है, फलाना मास्टरमाइंड है, ये वो ढिमकाना। लेकिन जैसे ही पब्लिक अटेंशन उस पूरे केस से हटती है, वैसे ही ये आपके जो है इश्यूज डिप्रायोरिटाइज हो जा रहे हैं, है ना। 148 डॉक्यूमेंटेड केसेस में से एक में अभी तक कन्विक्शन हुआ है। हरियाणा जुडिशियल सर्विसेज का एग्जाम है जिसमें भी सेशंस कोर्ट के लेवल पे कन्विक्शन हुआ है। वो अभी हाई कोर्ट में अपील होगा, सुप्रीम कोर्ट में अपील होगा, वो चलता रहेगा, है ना। 15-20 साल और निकलेंगे अभी फाइनल रिजल्ट आने के लिए। जो 2015 के आपके 72 केसेस हैं 2015 के पहले के, उनमें सिर्फ 12 डॉक्यूमेंटेड कन्विक्शंस हैं, उनमें भी अभी 60 पेंडिंग है। तो पॉइंट ये है कि कहीं ना कहीं सिस्टम चाहते ही नहीं कि उनमें सजा मिले, सिस्टम तैयारी ही नहीं कर रहा है। सीबीआई के हाथ में 17 केसेस हैं 2015 के बाद के, एक में भी अभी तक कन्विक्शन नहीं हुआ है। ईडी के हाथ में 11 केसेस हैं, एक में भी अभी तक कन्विक्शन नहीं हुआ है। उसी पर आ रहा था, आपने चलो कवर ही कर दिया ये। हाँ, अब 2024 का नीट का पेपर है, आपने मास्टरमाइंड अरेस्ट कर लिया। मास्टरमाइंड को पटना हाई कोर्ट ने ये कहकर बेल दी थी कि यार तुम 90 दिन की चार्जशीट ही नहीं दाखिल कर पाए 90 दिन में। तो जब वो मास्टरमाइंड था तो सीबीआई ने टाइम पे चार्जशीट दाखिल क्यों नहीं की? उसके चक्कर में जैसे ही आपके सो कॉल्ड एलिजिड कॉन्स्पिरेटर, मेन कॉन्स्पिरेटर को बेल मिलती है, इट बिकम्स अ ग्राउंड टू गिव बेल टू अदर को कॉन्स्पिरेटर्स। राइट। तो 31 में से सिर्फ 2 लोग हैं जो अभी भी जेल में हैं, बाकी सबको बेल मिल गई। उस चार्जशीट का क्या हुआ? इट्स ऑल्सो क्वेश्चन ऑन आवर जुडिशियल सिस्टम बाय द वे, कि आप फास्ट ट्रैक क्यों नहीं कर रहे हैं? इतने लाखों बच्चे अगर उन एग्जाम से इंपैक्ट हुए हैं तो उनको जस्टिस क्यों नहीं मिल रहा है? राइट। यूजीसी नेट 2024 का एग्जाम था, कैंसिल हो गया कि भाई कहीं की स्क्रीनशॉट शेयर हुआ है। हाँ, अब सीबीआई ने उसमें क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ था, वो तो एक डॉक्टर स्क्रीनशॉट था। अरे भाई, अगर पेपर लीक नहीं हुआ था तो जिसने ये डिसीजन लिया कि उस पेपर को कैंसिल किया जाना चाहिए, क्या उनकी अकाउंटेबिलिटी सेट नहीं होती है? क्या उनसे सवाल नहीं किया जाना चाहिए कि तुमने किस बेसिस पे इस पेपर को कैंसिल किया? तो प्रॉब्लम यह है कि हमारे सिस्टम में अकाउंटेबिलिटी पूरी तरह से मिस हो चुकी है। जब तक पब्लिक अटेंशन है तब तक सारी अकाउंटेबिलिटी है, तब तक आपको बहुत सारे ऐसे विजुअल्स दिखाए जाएंगे कि देखो सीबीआई हरकत में आ गई, यहां आ गई, वहां चले गई, इसको उठा लिया, उसको उठा लिया। जैसे ही मीडिया अटेंशन गायब, आप इनको बेल दे रहे हो, आप इनको अपोज नहीं कर रहे हो। आपके कांस्टेबल के एग्जाम में ये व्यक्ति हैं राजीव नयन मिश्रा, 4 या 5 केसेस में ऑलरेडी उनका नाम डॉक्यूमेंटेड है। राइट। कि ये इस पेपर फ्रॉड में इन्वॉल्व है। पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में भी उसका नाम इन्वॉल्व था। यूपी गैंगस्टर्स एक्ट उस पे लगा रखा है, आपने पीएमएलए का एक्ट उस पे लगा रखा है, फिर भी उस व्यक्ति को बेल मिल गई। हाँ, ये आप पीएलए के नाम पे 2-2, 3-3 साल तक फर्जी केसेस में पॉलिटिकल लीडर्स को फंसा दे रहे हैं, लेकिन जो एक्चुअली जिनके नाम बहुत क्लियरली उभर कर आ रहे हैं, क्लियर पैटर्न दिख रहा है कि फर्जीवाड़े में वो इन्वॉल्व है, उनको बेल मिल जा रही है। तो ये तो सवाल आप पे होगा
ये सवाल जुडिशरी से ज्यादा तो सवाल सीबीआई पे होगा Right. कि क्या सीबीआई को मतलब अगर पॉलिटिकल लीडर्स को ऑपोजिशन को पकड़ने से थोड़ी फुर्सत है तो एक्चुअल जस्टिस तो दे हमें। हम कैसे ट्रस्ट करेंगे जब आप कहते हैं कि नीट 2026 का जांच हमने सीबीआई को सौंप दिया है, हमें ट्रस्ट ही नहीं है। वहीं पर मैं बात करूं कि इंडिया में एग्ज़ाम का स्कैम करना, एग्ज़ाम को लीक करना, एक ये लो रिस्क बिजनेस बन गया है। मुझे लग रहा है कोई रिस्क ही नहीं है इसमें, डर भी नहीं है किसी को भी जो भी कर रहे हैं। ये एक पूरा पैटर्न है और ये एक पूरा का पूरा एक व्यवसाय बन चुका है, पूरा का पूरा एक बिजनेस मॉडल बन के निकल के आ रहा है। वहीं पर जैसे आपने काफ़ी सारे केसेस के बारे में बात करी, काफ़ी ऑलमोस्ट आप काफ़ी कुछ बात कर चुके हैं, बट वहीं पर हम बात करें कि जिस तरीके से पूरे देश में ये पैटर्न आउट हो रहा है कि हर एक पेपर लीक, आपने खाली नीट की बात नहीं करी इस रिपोर्ट में, आपने काफ़ी सारे पेपर्स की बात करी, और ये एक रिपोर्ट एक ऐसी है जो रिपोर्ट सभी को ज़्यादातर पढ़नी चाहिए। इसके लिए हम डिस्क्रिप्शन में भी रिपोर्ट का लिंक डाल देंगे, और पढ़ें लोग और देखें कि किस तरीके से हर एक पेपर में घपलेबाजी है, हर एक पेपर में जो स्कैमर्स हैं वो हर एक पेपर में घुस चुके हैं। और इसको मतलब अगर हम क्लोजली ऑब्जर्व करें, जैसे मैं और रिपोर्ट के बारे में देख रहा था, बहुत कुछ है इसको मतलब पढ़ना, बहुत आपकी मेहनत लगी होगी आपकी टीम की। इस रियली अप्रिशिएट योर टीम कि आपने एक एक दिन लगाकर कितने दिन में बनी है सर ये रिपोर्ट? ऑलमोस्ट 3 दिन बिना सोए हुए। और कितने लोग इन्वॉल्व थे इसमें? 7 या 8 लोग की हमारी टीम थी। मतलब 3 दिन बिना सोए हुए आप लोगों ने बनाई ये रिपोर्ट। ये काम किसका होना चाहिए? ये काम लिटरली गवर्नमेंट का होना चाहिए, रिपोर्ट तैयार करना। ये काम कॉकरोचेस का है। हाँ, वी आर कॉकरोचेस। एग्जैक्टली, कॉकरोचेस का काम है। हाँ, अब तो पार्टी बन के आ रही है। होना ही चाहिए। मतलब अब आप एक एज अ यंगस्टर, मैं जेन्युइनली मतलब होप कहाँ है ना? हर कोई सिस्टम में मतलब ऐसे लग रहा है बस डिसअपॉइंट कर रहा है ना? आप ना हमें अच्छे एजुकेशन दे पा रहे हैं, आप एग्जाम्स ठीक से नहीं करा पा रहे हैं, आपके स्कूल्स की हालत देख लें तो शर्म आ जाती है। आपकी यूनिवर्सिटीज में टीचर्स नहीं है, पढ़ाई नहीं हो रही है। आप एग्जाम्स, राजस्थान यूनिवर्सिटी का मैं बता रहा हूँ, जो एग्जाम दिसंबर में हो जाना चाहिए था वो अब हो रहा है। आप पेपर में कुछ भी मार्क्स दे देते हैं। आपके हॉस्पिटल्स की हालत देखो, लोग मतलब कितने लाखों लाखों रुपए लगा के प्राइवेट हॉस्पिटल्स में उनका इलाज हो रहा है। सड़कें आपकी टूटी हुई हैं, हवा पानी आपकी साफ नहीं है, जॉब्स आपके पास है नहीं। तो आज की डेट में आप यूथ को ऑफर क्या कर रहे हैं? आप ऑफर तो कर नहीं रहे हैं, उसके साथ आप उनको पैरासाइट भी बोल रहे हैं, उनके साथ साथ आप उनको कॉकरोच भी बोल रहे हैं। जॉबलेस, हम बेवकूफ हैं। कह रहा है बेरोजगार, जॉबलेस है, कॉकरोचेस है। हम बेवकूफ हैं जो अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के यहाँ पर आए, सिस्टम ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं बेवकूफ हूँ कि अपनी जॉब छोड़ के यहाँ पर आए हूँ, अच्छा खासा पैकेज ले रहे थे आप। हाँ। और कॉकरोच बनने के लिए आप सर आ गए। हाँ, मैं बेवकूफ हूँ जो यहाँ पे आके आरटीआई लगवा रहा हूँ, एक्टिविज्म कर रहा हूँ, सवाल पूछ रहा हूँ। आप सिस्टम को सुधारिए ना। आप हमें कॉकरोच बोले तो है हम कॉकरोच, और साफ करेंगे आपके सिस्टम में जो दीमक लगा हुआ है उसको। जैसी मैं रिपोर्ट और देख पा रहा हूँ, मैंने एक पैटर्न नोट करा जिस पे पहले भी डिस्कशन हमने कर लिया है, बट थोड़ा और मैं उसको पे चाहूँगा कि 2015 के बाद ये जो केसेस बढ़े हैं, ये सबसे बड़ा इसका कारण क्या फ़ोन है? क्योंकि फ़ोन आना शुरू हो गया 2015 के बाद, सभी के पास कैमरे वाला फ़ोन आ गया, और फिर व्हाट्सअप भी सबके फ़ोनों में आ गया क्योंकि हमें इंटरनेट फ्री मिला। तो यही कारण लग रहा है कि जो केसेस बढ़े हैं, तो ये एक पैटर्न आउट हो रहा है कि फोन लोगों के पास आया तो फोटो क्लिक करी और व्हाट्सएप पे डाल दी, टेलीग्राम पे डाल दी, यही लग रहा है। आप देखिए, आपके पास फोन आ गया, लेकिन आपका पेपर कट देने का मोड नहीं चेंज हुआ। 2009 का जो AIPMT लीक हुआ था, वो एग्जाम प्रिंटिंग प्रेस पे लीक होने से फ्रॉड हुआ, ठीक है। वही फ्रॉड आपके 2016 में हुआ कि आपके प्रिंटिंग प्रेस से पेपर लीक हो गया। वही फ्रॉड आपके 2024 में हुआ, वही फ्रॉड आपके 2026 में हो रहा है। तो 2009 से 2026 तक आपने सीखा क्या? कुछ भी नहीं। अब लोगों के पास फोन और आ गया, तो अब जो चोर है उनके पास तो इक्विपमेंट आ गए हैं, आप वही पुरानी उस पर रखे हुए हैं। आपके लॉज चेंज हुए नहीं है। AI ब्लॉकचेन का पूरे दुनिया भर में ज्ञान देते फिर रहे हैं, AI के कन्वेंशंस करा रहे हैं, और यहाँ पे लोग अपनी फोटो खींच खींच के 5-5 हजार रुपए में व्हाट्सएप पे पेपर भेज दे रहे हैं। तो सर ये जो खिलवाड़ हो रहा है, ये हमारे यूथ के साथ, हमारे सिस्टम के साथ और हमारे देश के साथ,
ये कितना इम्पैक्टफुल होगा अगर कोई पेपर लीक करके एग्ज़ाम क्लियर कर लेता है, फॉर एग्जांपल नीट का, ठीक है, वो डॉक्टर बन जाता है और वो कैपेबिलिटी नहीं रखता था, वो कॉलेज में चला गया, और आपको पता है, आप भी IITian है, कि कॉलेज में जाने के बाद बच्चा कहीं ना कहीं पढ़ ही लेता है, ठीक है, एंट्रेंस निकला, उसके बाद कॉलेज में गया तो पढ़ने लगा, चलो चीज़ें हो गई। तो ये क्या हमारे भविष्य से बच्चों के साथ भी है, क्या ये हमारे देश के साथ खिलवाड़ नहीं है जिस तरीके से हो रहा बिल्कुल है, बिल्कुल है। अभी लातूर में जिस कोचिंग सेंटर के मालिक को पकड़ा, उस कोचिंग सेंटर से 2025 में 19 बच्चों का एम्स में सिलेक्शन हुआ है। एम्स की एक एक सीट के लिए लाखों बच्चे compete करते हैं। कैसे हो गया, ये सबसे बड़ा मैं क्वेश्चन है। कैसे हुआ उससे बड़ा सवाल है। उन लाखों बच्चों का क्या, जो चप्पलें घिसा घिसा के अपने माँ बाप के पैसों से लोन वोन लेके कोचिंग करके कितनी हार्डशिप्स वो लोग झेलते हैं कि उनका पेपर क्लियर हो जाए, क्लियर हो जाए। उनको अच्छी पढ़ाई मिल जाए, और यहाँ पे पूरा सिस्टम रिग्ड है। पहला सवाल तो हमें ये पूछना चाहिए कि उन बच्चों का क्या जो मेहनत कर रहे हैं इस पूरे सिस्टम में, सिस्टम से उन्हें धोखे के अलावा मिल क्या रहा है। दूसरा सवाल यह है कि जब 2005 से लगातार मेडिकल फैमिली के एग्जाम्स लीक हो रहे हैं, तो एक्चुअली सोचने वाली बात है कि आज की डेट में कितने ऐसे डॉक्टर्स हैं जो एक्चुअली फ्रॉड देके डॉक्टर्स बने। कितना बड़ा सवाल है हमारे मेडिकल सिस्टम पे। आइए, मेरे को एक्चुअली क्लैरिफिकेशन निकालना चाहिए कि आप इसकी इन्वेस्टिगेशंस कराइए कि 2005 से अब तक जितने भी पेपर लीक हुए हैं डॉक्टर्स के एग्जाम से रिलेटेड, उसकी ग्रेविटी क्या है। कल को अगर हमें समझ में आ गया कि 30-40% इस देश में जो डॉक्टर्स है वो फ्रॉड है, तो आप सोचिए कितने बड़े सिस्टमिक कोलैप्स की तरफ हम ध्यान दे रहे हैं। पब्लिक हेल्थ का कितना बड़ा कोलैप्स हो सकता है ये। तो खाली मतलब हम नीट की बात कर रहे हैं, बट सभी एग्जाम्स, मतलब आपने तो पूरे पैटर्न ही पूरा का आपने रिपोर्ट में ड्रॉ आउट कर दिया है कि काफ़ी सारे एग्जाम्स हैं, मतलब कांस्टेबल से लेकर नेकपाल, मतलब काफ़ी कुछ उसमें है। तो मतलब ये तो गवर्नमेंट फेलियर भी है। मतलब अगर हम बात करें गवर्नमेंट फेलियर, तो ये नंबर 1 पर है कि गवर्नमेंट क्या कर रही है। हमारे एजुकेशन मिनिस्टर साहब, अगर उनको फुर्सत मिल गई हो रीट्वीट करने से मोदी जी के, तो वो इस पर भी ध्यान दे ले। देखिए, गवर्नमेंट क्या फेलियर है, जब गवर्नमेंट, मेरे को तो लगता है कि खुद ही इन्वॉल्व है ना। अच्छा, बहुत आपको ही ढीला लगता है है? ये बताने के लिए कि पॉलिटिकल लीडर्स का इनमें कहीं ना कहीं सपोर्ट रहता है। तो गवर्नमेंट का फेलियर नहीं है, गवर्नमेंट का तो कल्यूजन है। बहुत क्लियरली गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, ये सबको पता है। बस ठीक है, लोग बोलना नहीं चाहते हैं क्योंकि आज की तारीख में आपको पता है बोलने की क्या कीमत है इस देश में। ईडी और सीबीआई है। बहुत ऑब्वियस है, बहुत ऑब्वियस है कि हाँ वही ईडी सीबीआई आपको फ्रॉड के केस में नहीं पकड़ेगा, लेकिन अगर आप सवाल करोगे तो आप सच में एक्चुअली जेल भेज दिए जाओगे। मुझे वीडियो बनाने के बाद, ये रिपोर्ट भेजने के बाद कितने लोगों के मैसेज आ गए कि नजर है तुम पे। ओह तो मैंने बोला कि यार थोड़ी नजर उन पे ही रख लो जो पेपर फ्रॉड कर रहे हैं, जो लीक कर रहे हैं, है ना। तो वो तो एक पूरा सिस्टमिक कोलैप्स है, सिस्टम का कोल्यूजन है, और इसलिए लोग गुस्से में हैं। गुस्से में भी हैं, और ये रिपोर्ट आपने लाकर मतलब एक तरीके से लोगों को एक वो चीज़ें दे दी कि हाँ लोगों को पता चल रहा है। और गवर्नमेंट की नज़र में तो आप आ चुके हो, गवर्नमेंट को तो दिख गया कि हाँ ये कोई बंदा है, ये एक्टिविस्ट है, और ये एक पार्टी से जुड़ा हुआ है जिसके सबसे ज़्यादा नेताओं को हमने जेल में डाला। तो आपके तो मतलब आपकी पार्टी को तो छोड़ना ही नहीं है इनको, मतलब आपकी पार्टी को तो कैसे भी करके इनको ख़त्म करो। इनसे सबसे ज़्यादा नफरत आप लोगों से ही है। आम आदमी पार्टी को देखते ही पता नहीं क्या होता है इनको। पढ़े लिखे लोग हैं ना, इनको एक्चुअली मेरे को ये बहुत फेमस सेइंग भी है ना कि वो तलवार से ज्यादा पेन की नोक से डरते हैं। तो वही डर है, पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़े लिखे लोगों में दिमाग होता है, उनको पता है कि मुद्दे क्या हैं, उनको पता है कि मुद्दे कैसे उठाए जाते हैं, उनको पता है मुद्दे बनाए कैसे जाते हैं, उनको मुद्दों का हल भी पता है। तो सबसे ज्यादा डर तो हमसे ही है। ठीक है। अगर हम भी मतलब झंडा फहरा के और जोर जोर से चिल्लाने लग जाए, मारपीट करने लग जाए, गुंडाई करने लग जाए, दंगाई करने लग जाए, तो फिर उनको कोई डर नहीं है हमसे एक्चुअली, क्योंकि वो इस चीज में हमसे 10 गुना बेटर होंगे। लेकिन हम पढ़ लिख कर पढ़े लिखे वाली बातें कर रहे हैं, इससे उनको सबसे ज्यादा डर सबसे बड़ा दिक्कत वहीं पर, मतलब मैं सोच रहा था इस रिपोर्ट को जब थोड़ा बहुत मैं देख रहा था, तो मैंने देखा कि जो मिडिल क्लास बच्चे हैं, मिडिल क्लास बोलूँ या लोअर मिडिल क्लास बोलूँ, कि वो घर से दूर हैं, कोई दिल्ली है, कोई लखनऊ है, कोई बरेली है, अपने घरों से दूर ज़्यादातर कोचिंग कर रहे हैं। हमारे यहाँ से तो दिल्ली नज़दीक पड़ता है, दिल्ली हम जाते हैं। वो 5-5, 6-6 साल निकाल देते हैं कि ये वाला एग्ज़ाम मैं इस बार निकल जाएगा, इस बार निकल जाएगा,
और जब ये चीज़ें होती है तो उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ता होगा? मतलब मैं सोचता हूँ कि वो जब दे के आता है पेपर कि हाँ इस बार मेरा बहुत अच्छा हुआ, जैसे नीट का ही हम बात करें, बहुत सारे बच्चों को लगा यार इस बार तो मेरा हो जाएगा, और पता चले शाम को आए पेपर दे के, अगले दिन पता चले पेपर भैया लीक हो गया और गवर्नमेंट ने कैंसिल कर दिया। उसके पास क्या ऑप्शंस छोड़े हैं इस गवर्नमेंट ने? आपको क्या लगता है? मेरा सवाल ये है कि नीट का पेपर लीक हुआ, उसके बाद जब वो कैंसिल हुआ, तो इस देश में 4 बच्चों ने सुसाइड कर ली। राइट। गोवा में सुसाइड हुई, सीकर में सुसाइड हुई, दिल्ली में सुसाइड हुई, लखीमपुर यूपी में सुसाइड हुई। उन 4 बच्चों की सुसाइड का जिम्मेदार कौन है? उन बच्चों का, उन परिवारों को जवाब कौन देगा? कौन रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए? कितना इनह्यूमन है ये। राइट। मतलब वो बच्चे कितने स्ट्रेस में रहे होंगे, उनपे क्या बीती होगी जब उन्होंने ये कदम उठाया। लास्ट ऑप्शन लगा उनको ये। और इसकी अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा? उन पेरेंट्स को, उन फैमिलीज को जवाब कौन देगा इस पूरे सिस्टम में? राइट। जो बच्चे अपने 3-3, 5-5 साल नीट की तैयारी में लगा रहे हैं, नीट छोड़िए आप, कितने सारे सरकारी एग्जाम लाइन से फ्रॉड हो रहे हैं। राजस्थान में मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूं जो 19-20 साल की उम्र से सरकारी नौकरी की तैयारियां शुरू करते हैं। आधे टाइम तो तुम्हारी भर्तियां निकलती नहीं है, जो भर्तियां निकलती है उसमें 70-80% पेपर में फ्रॉड मच रहा है, पेपर लीक हो रहे हैं, कोई अपनी सेटिंग से कुछ करवा दे रहा है। अपने जीवन के 10-10, 12-12 साल वो सरकारी नौकरियों में निकाल दे रहे हैं तैयारी में। 32-33 साल तक उनकी नौकरियां नहीं लग रही हैं। कॉलेज में तुमने उनको स्किल्स कुछ सिखाए नहीं। सरकारी स्कूलों की हालत तुम्हें पता है, तो तुम उन बच्चों को ऑफर क्या कर रहे हो? What hope is the country giving to them? What hope is the government giving to them? There is no hope. There is no future. दैट्स वाई बहुत ज़्यादा जो लोग हैं वो विदेश जा रहे हैं और सेटल डाउन हो रहे हैं वहाँ पे, यही रीज़न। और ये बहुत शर्म की बात है, बहुत शर्म की बात है। 140 करोड़ लोगों का देश जो बोलता है कि हम युवाओं के देश हैं, हमारी औसत आयु 29 साल है, 30 साल है, वो अपने युवाओं का जीवन बर्बाद कर रहा है। हमारी सरकार हमारी युवाओं का जीवन बर्बाद कर रही है। अगर तुम इनसे पूछ लो कि तुमने कितनी जॉब्स क्रिएट की, इनके पास कोई जवाब नहीं है। 2-2 करोड़ हर साल जॉब्स तैयार करने वाले थे, कहाँ है? कोई जवाब नहीं है। स्किल इंडिया मिशन 12,000 करोड़ का सीएजी की रिपोर्ट है, डॉक्यूमेंटेड रिपोर्ट है ये। 12,000 करोड़ में से 95% ऑफ द मनी विच वाज सपोज टू गो टू द बैंक अकाउंट ऑफ स्टूडेंट्स, वो 95% पैसा गया है फर्जी बैंक अकाउंट्स में। उसका हिसाब कौन देगा? तुमने बोला कि हम फॉर्च्यून 500 में ना बच्चों को नौकरियां करवाएंगे जी, इंटर्नशिप दिलवाएंगे। 500-600 बच्चों ने भी तुम्हारे फॉर्च्यून 500 में इंटर्नशिप नहीं की, उसका हिसाब कौन देगा? तुम्हारे इतने सारे अनएम्प्लॉयमेंट ऑफिसेस बने हैं, उन्होंने कितने बच्चों को रोजगार दिया, उसका जवाब कौन देगा? तुम्हारी राजस्थान यूनिवर्सिटी जैसी प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी में 5 साल में 25 बच्चों की नौकरियां लगी है। 1.5 लाख बच्चे हर साल वहां पे पढ़ते हैं, उसका जवाब कौन देगा? तो पूरे सिस्टम में कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, मेन इंटेंट नहीं है। ये चाहते हैं कि हमारे देश का युवा सब छोड़ छाड़ के, जियो का इंटरनेट सबको फ्री करवा दिया है, सब छोड़ छाड़ के रीलों में व्यस्त रहे। नहीं, फ्री तो नहीं है, फ्री तो नहीं है पहले। अब वो भी फ्री नहीं है, अब वो भी फ्री नहीं है। ये रीलों में व्यस्त रहे। रीलों से इनका दिमाग थोड़ा हटे तो इनको हिंदू मुसलमान में फंसवा दो, इधर राजस्थान में जातियों में फंसवा दो, जातियों में, और ये सीरीज चलवाओ 10, 12, 13 साल तक, ताकि जब वो व्यक्ति 32-33 साल का हो तो वो सिर्फ और सिर्फ इनका गुलाम बन के रहे। वो इतना टूट जाए, इतना उम्मीद खो दे कि उसको सिर्फ और सिर्फ इनकी गुलामी दिखे, उसके अलावा और कोई रास्ता ही ना दिखे। 5 किलो फिर इनको दो तुम फ्री राशन जी, 5 किलो राशन, फिर उनको दो तुम फ्री राशन, बस वही। हाँ, फिर उनको फ्री राशन दो, इनको एक एक निवाले के लिए तरसा दो। हाँ, तो ये एक प्रॉपर एक्चुअली मतलब मोडस ऑपरेंडी है सरकार का ये। क्योंकि डिफिकल्ट क्वेश्चन तो सरकार कहीं से भी आंसर कर नहीं रही है। राजस्थान में 10,000 स्कूल्स बंद हो रहे हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स। हाँ, यूनिवर्सिटी की हालत पूरी राजस्थान को पता है। अब एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट पे टीचिंग एसोसिएट्स को प्रोफेसर्स बनवा रहे हैं। राजस्थान यूनिवर्सिटी का भी मैं रिसर्च का डेटा बताऊंगा तो शर्म आ जाएगी। तो व्हाट एग्जैक्टली आर वी गिविंग टू द यूथ ऑफ दिस कंट्री? नथिंग, एब्सोल्युटली नथिंग। और उनको बस
चरस दिए जा रहे हैं धर्म की, चरस दिए जा रहे हैं जाति की, जाति की। रीलबाजियों में उनको फंसा के रखा हुआ है। और इसीलिए जब कॉकरोच जब तुम बोलते हो तो वो युवा ट्रिगर होता है कि तुम दे कुछ नहीं रहे हो, तुम उनपे थूक और रहे हो, और इसीलिए अभी युवा खड़ा हो रहा है। इसलिए 5 मिलियन के करीब चले गए हैं एक पेज पे कॉकरोच जाएंगे जनता ही, पार्टी। वो लोगों का गुस्सा है, मतलब पॉलिटिकल सटायर है, लोगों को मजाक लग रहा है, बट एक्चुअली थिंक ऑफ इट, 2 दिन में 5 मिलियन 6 मिलियन लोग अगर एक अकाउंट से जुड़ रहे हैं, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं जुड़ रहे हैं, किसी आइडियोलॉजी से नहीं जुड़ रहे हैं, उनको कोई मतलब नहीं है, दे आर फ्रस्ट्रेटेड, कोई आवाज नहीं है उनकी उस सिस्टम में, एक गुस्सा है जो कहीं ना कहीं चैनलाइज ही नहीं हो रहा है। वहीं पर हम बात करें कि ये सब जो हम बात कर रहे हैं एग्ज़ाम्स की, स्कैम्स की, ये जब इलेक्शन होते हैं जैसे 24 में हुआ था, या फिर राजस्थान में होगा, उत्तर प्रदेश में होगा, और स्टेट्स में इलेक्शन होंगे, ये मुद्दे कहाँ चले जाते हैं? फिर हम इमीडिएटली हम जातिवादी हो जाते हैं कि हाँ हम तो अपनी जाति वालों को वोट देंगे, या फिर हम ऐसे व्यक्ति को वोट देंगे जो हमारे लिए, हमारी जाति के लिए या हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा। ये मुद्दे इलेक्शन के वक्त क्यों नहीं होते? आपको क्या लगता है इस बारे में? देखो, फंडामेंटली तो अतुल, इलेक्शन सिस्टम पे मैं तो इस समय भरोसा नहीं करता हूँ। मुझे बहुत क्लियरली लगता है, प्रूवन डेटा है, हम लोगों ने दिल्ली में भी खुद देखा है, दिस इज अ रिग्ड सिस्टम। ओके, देयर इज नो लेवल प्लेइंग फील्ड। तुम्हारे वोटर लिस्ट में मैनिपुलेशन है, तुम्हारे वोटर्स कार्ड दिए जा रहे हैं, तुम्हारे जो इलेक्टोरल लिस्ट हैं उनमें रिगिंग हो रही है, इलेक्शन कमीशन बहुत ही क्लियरली एक पार्टी को फेवर करता है। तो इलेक्शन सिस्टम तो मुझे लगता ही नहीं है कि कुछ आपको मतलब रिफ्लेक्ट कर रहा है इस देश का मूड। अगर इलेक्शन अभी हमारे देश में 5 राज्यों में इलेक्शन हुए, हाँ, उसमें एक पार्टी का माहौल बन गया, बंगाल में जीत गए जी, हाँ, बंगाल में हम जीत गए, पौंडीचेरी में जीत गए जी, असम में हम लोग जीत गए जी, तो उसके 2 दिन बाद इतना गुस्सा कैसे आ गया लोगों में? तुम तो जीते थे ना, हाँ, चुनाव जीत रहे हो ना, 21 राज्यों में चुनाव है तुम्हारे, सरकार है तुम्हारी, सरकार है। देश में 1800 एमएलए हैं तुम्हारे पास, तो कायदे से तुम्हारे बहुत वो होना चाहिए था सपोर्ट। इतना गुस्सा कैसे तुम्हारे खिलाफ लोगों में? क्योंकि वो इलेक्शन प्रोसेस ऑफ फेयर रहा नहीं इस समय देश में। तो मेरा यहीं पर, मैं सभी पॉलिटिशियन से ज़्यादातर सवाल पूछता हूँ, आप मतलब प्रॉपर पॉलिटिशियन तो नहीं, आप एक्टिविस्ट ही हैं, तो मेरा एक सवाल है कि यहीं पर कि आप कह रहे हो एग्ज़ाम मतलब जो हमारे इलेक्शंस हैं वो फेयर नहीं रह गए हैं, तो क्या मतलब फ़ायदा है, मतलब विपक्ष को, जो अपोजिशंस हैं, वो इलेक्शन लड़ क्यों रहे हैं फिर? मतलब क्यों लड़ना इलेक्शन जब फेयर ही नहीं है? तो फिर ये $1 मिलियन क्वेश्चन है, ये $1 मिलियन क्वेश्चन है। मैं भी सोचता हूँ, मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं है, पर मुझे अभी ये लगता है कि इस समय जो देश की हालत है, हमें चुनावों से ऊपर उठकर सोचना होगा। अभी एक एक चीज के लिए हमारे देश का आम आदमी तरस रहा है, नौकरियां नहीं है, खाने के लिए पैसा नहीं है, इनकम सा स्टैग्नेटेड, किसानों में भयंकर डिस्ट्रेस है, मिडिल क्लास इज फ्रस्ट्रेटेड, महंगाई अब बहुत तेजी से बढ़ रही है, वी आर ऑन द वर्ज ऑफ अ कंप्लीट कोलैप्स, है ना? तो एज अ सिटीजन, एज समवन जो मतलब सब छोड़ छाड़ के देश सेवा के लिए है, मुझे एक्चुअली इस समय कोई मतलब नहीं है इलेक्शन से। मेरे को सिर्फ इस चीज से मतलब है कि वो आम आदमी जिसको एक एक निवाले के लिए इस देश में तरसाया जा रहा है, उसकी लाइफ हम कैसे इंप्रूव करें। इंप्रूव नहीं कर सकते तो कम से कम उनके लिए लड़ तो सकते हैं। तो जो तुम कह रहे हो कि इलेक्शन बॉयकॉट होनी चाहिए, नहीं बॉयकॉट होनी चाहिए, मैं बोलूंगा दिस इज अबव माई पे ग्रेड। ओके, है ना? मेरा पर्सनल फोकस एक्चुअली लोगों के इश्यूज उठाने में और उनके लिए लड़ने में है। मैं पिछली बार भी मैंने एक सवाल पूछा था और अब मैं फिर पूछता हूँ कि कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेटिंग है कि मतलब इतना कुछ हो रहा है देश में, और आप जैसे बता रहे हैं कि महंगाई बढ़ती जा रही है, तो कभी फिर दोबारा, जैसे आप काम कर रहे हैं काफ़ी दिन हो गए हैं, तो लग रहा है कि मतलब क्यों आया मैं, ये क्वेश्चंस उठ रहे हैं दिमाग में? नहीं यार, वो ये सवाल तो मुझसे 5 साल बाद भी पूछोगे तो भी जवाब यही रहेगा। ये मेरी चॉइस थी, बहुत खुशी खुशी में आया था। फ्रस्ट्रेशन है, बट फ्रस्ट्रेशन इस चीज की नहीं है कि मैं भारत वापस क्यों आया। फ्रस्ट्रेशन इस चीज की है कि मतलब 80 साल हो गए यार आजादी को, मतलब हम क्या कर रहे हैं एज अ कंट्री। मतलब इतना टैलेंट है हम लोगों में, मतलब आसपास मैं देखता हूँ इतने स्मार्ट लोग हैं, इतने केपेबल लोग हैं, मेहनती लोग हैं, हाँ, जहां हमें एज अ कंट्री बात करनी चाहिए कि हम एआई में कैसे टॉप करें, हम सेमीकंडक्टर्स कैसे इस देश में लेके आए, क्वांटम की बात करनी चाहिए, हमें हाइड्रोजन की बात करनी चाहिए, हमें सोलर की बात करनी चाहिए, हमें ईवी की बात करनी चाहिए। वहां यार हम क्या कर रहे हैं एज अ कंट्री?
मतलब क्या हालत है हमारे देश में। स्कूलों में पढ़ाइयाँ नहीं हो रही है, कॉलेजेस कोई जाता नहीं है, टीचर्स है नहीं, वहाँ कुछ पढ़ाई नहीं हो रही है, कोई स्किल्स नहीं सिखाए जा रहे हैं, ना जॉब्स हैं। बेसिक सिविक यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, सड़कें नहीं है, हवा नहीं है, पानी नहीं है। तो हम क्या कर रहे हैं एज़ अ कंट्री? वहाँ मेरी फ्रस्ट्रेशन है। इस चीज़ से फ्रस्ट्रेशन नहीं है कि देश से वापस क्यों आ गए, वो तो आना ही है यार, अपना ही देश है, मतलब अच्छा है, बुरा है, जो भी अपना ही देश है ना। मेरी अकाउंटेबिलिटी है इस कंट्री के लिए, सबकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए ना। मतलब किसी और का देश थोड़ी है कि अरे उनका देश खराब है, अपना ही देश है यार। वो ठीक है, बट मैंने ये क्वेश्चन इसलिए पूछा क्योंकि मेरे आसपास जो मेरे काफ़ी सारे दोस्त हैं जो अभी जॉब्स कर रहे हैं और उनकी हालत ख़राब है। मतलब वो बता रहे हैं कि ऑफ कोर्स मैंने तो जॉब छोड़ ही दी है 8-9 महीने पहले, बट वो अभी जॉब कर रहे हैं। वो बता रहे हैं कि एआई किस तरीके से आ रहा है और उनकी जॉब खतरे में है और वो बहुत अभी ट्राई कर रहे हैं कि किसी तरीके से फ़ौरन निकल जाएं। और वो कह रहे हैं कि देश में हम सिविल वॉर से पहले निकल जाएं, क्योंकि एंड द एंड वही लग रहा है उनको कि बहुत हालत ख़राब होने वाली है, महंगाई बढ़ती जा रही है, पेट्रोल के दाम बढ़ते जा रहे हैं। तो मेरा क्वेश्चन इसलिए था कि लोग सपने देख रहे हैं कि हमें विदेश जाना है, पर आप एक एग्जाम्पल थे मेरे लिए मेरी लाइफ में कि आप विदेश से उठकर वापस आए कि मुझे देश के लिए कुछ करना है। मतलब उस दिन भी मैंने बोला था कि इट्स मतलब लाखों लोगों से मैं बात करूंगा तो हर कोई कहेगा मुझे इस देश में नहीं रहना, बहुत हालत ख़राब है। एक व्यक्ति सब कुछ छोड़ के अपना अच्छा खासा पैकेज छोड़कर वापस आया देश के लिए और एक्टिविज्म कर रहा है और अब रिपोर्ट्स भी तैयार कर रहे हैं। जो जा रहे हैं बहुत दुखद है। हमने अब निर्णय ले लिया है कि हमें तो लड़ना है, जीवन भर लड़ना है। ईडी सीबीआई की बात है तो यार देखो, मैं तो सर पे कफन बांध के आया हूँ और मुझे सोनम वांगचुक की एक लाइन याद आ जाती है कि अगर मेरे को जेल भेजा गया तो मेरे को लगता है मेरा जेल में जाना ज्यादा लोगों को जगाएगा। तो वो भी होगा तो मंजूर है यार। मतलब अभी जो हालत है, लड़ना है, बस लड़ते रहो और लोग आए, साथ में आए, लड़ें। उम्मीद है, बहुत उम्मीद है, आपको बहुत पॉजिटिव हूं मैं। आपको लगता है लोग जाग रहे हैं? ये मेरा एग्जैक्ट जाहिर सवाल है। है। तुम सोचो 2 दिन में 6 मिलियन फॉलोअर्स क्यों हुए? लोग जगे हुए हैं। ऐसा नहीं है लोग जाग रहे हैं या सोए हुए हैं, लोग जगे हुए हैं। हमारी जिम्मेदारी है कि उस गुस्से को, उस डिसकंटेनमेंट को, उस फ्रस्ट्रेशन को सही जगह चैनलाइज करें। तो जहां वो चैनलाइज होगा, लोग खड़े होंगे, लोग खड़े हो रहे हैं। ठीक है, वहीं पर मेरा लास्ट सवाल है और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल है कि अगर मोदी जी आपको कॉल करें, जस्ट हम एक सोचते हैं मोदी जी आपको कॉल करें कि आशुतोष कॉकरोच जी आप हमारे एजुकेशन मिनिस्टर बनिए और जो ये रायता फैला है इस सबको समेट दीजिए, तो क्या आप करेंगे और क्या होना चाहिए एग्जैक्ट सॉल्यूशन? मेरे को सॉल्यूशन की बात करनी है। सॉल्यूशंस हमारे सिस्टम में ही है यार। मतलब जो जो सिस्टम इतने सारे एग्जाम फ्रॉड्स होने दे रहा है, वही सिस्टम कैट बहुत अच्छे से करवा रहा है, वही सिस्टम जेई का पेपर बहुत अच्छे से करवा रहा है, वही सिस्टम यूपीएससी का पेपर बहुत अच्छे से करवा रहा है। तो वही लोग, वही सिस्टम, और पेपर लीक नहीं हो रहे हैं। तो अगर मुझे तुम एजुकेशन मिनिस्टर बनने के लिए बोलोगे तो मैं और कुछ नहीं करूंगा। मैं बस ये समझूंगा कि वो सिस्टम्स क्या ठीक कर रहे हैं और वही चीज मेरे को बाकी जगहों पे इंप्लीमेंट करनी है। बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन है इसका, है ना। वो अगर डिजिटाइज कर रहे हैं तो मैं भी डिजिटाइज करूंगा। मैं समझने की कोशिश करूंगा कि उन्होंने पेन पेपर लीक को कैसे रोका, वही चीज मैं रोकने की कोशिश करूंगा। तो इंटरनली जो हमारे सॉल्यूशंस है, इंटरनली जो हमारे केपेबल लोग हैं, बहुत लोग हैं, उन्हीं के साथ बैठ के बस इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। आपको सेम गलतियां नहीं करनी है, आपको अपनी गलतियों से सीखना है। अगर 2009 में भी पेपर लीक प्रिंटिंग प्रेस में सब प्रिंट होने के बाद लीक हुआ, 2024 में वो हुआ, 2026 में हुआ, तो कहीं ना कहीं आपने अपनी गलतियों से सीखा नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। बस वही फिक्स करने की जरूरत है। काफ़ी इंटरेस्टिंग बातचीत हुई हमारी और रियली थैंक्स फॉर कि आपने ये पूरा का पूरा एक रिपोर्ट के माध्यम से आपने पूरा का पूरा एक मुद्दा उठाया और बिल्कुल। पूरे देश में जहाँ पर हमें पता ही नहीं था, मतलब लिटरली मैं बात करूँ, मैं भी गूगल ही करता था कि यहाँ चैट जीपीटी पे देख ली 2-4 चीज़ें, बट मेरे पास आपकी जब रिपोर्ट आई तो लिटरली ये बहुत इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है और मैं सबको कहूँगा जो भी ये वीडियो देख रहा है इस रिपोर्ट को ज़रूर पढ़िए, क्योंकि ये भविष्य की बात है हमारे। और आशुतोष जी जैसे एक्टिविस्ट हमें लगातार ऐसी रिपोर्ट बना के दे तो इनका भी हौसला हमें बनाना चाहिए। रियली थैंक्स टू सर अगेन कि आप ऐसी रिपोर्ट बनाते रहें, हम आपके साथ हैं। और बिल्कुल। आप आईटीआर डालें या फिर जो भी जितने भी आप रिपोर्ट आप तैयार आगे से करेंगे, हम इसको कवर करेंगे, आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल। और बिल्कुल। एक लास्ट मैसेज और है, एक बड़ा चैनल है, नाम नहीं लूँगा, चलो नाम भी ले लेता हूँ। वो मैंने सर की स्टेटस देखा और वो नाम गलत डाला हुआ था,
उसके बारे में भी थोड़ा बता देते हैं कि सर का नाम आशुतोष है, अशोक नाम नहीं है, शायद उसने अशोक बोला था, और बहुत बड़ा चैनल है वो। लिटरली वो जान के बोला या कुछ मिसहैपनिंग हुई, क्या हुआ, ठीक है, वो सब तो अब क्या ही बोले। मतलब गलत है ये चीज़। अगर कोई बंदा इतनी मेहनत कर रहा है तो उसको एटलीस्ट लोग क्रेडिट ये रिकग्नाइज करें कि हाँ यार ये बंदा कुछ समाज के लिए कर रहा है। अब वो इतना बड़ा चैनल, मैंने वो चीज़ें देखी, मैंने सर से बात करी, मैंने कहा ये तो गलत चीज़ है। मतलब सर आपको कनेक्ट करा था उन्होंने, बातचीत हुई थी आपकी? हाँ, हमारी काफी बार बात हुई थी और मतलब उनको बकायदा मैंने पूरी रिपोर्ट समझाई थी, बट अगेन अतुल, मतलब आई रियली ठीक है। डोंट केयर। इम्पोर्टेंट मेरे लिए है कि वो रिपोर्ट लोगों तक पहुंचे, ठीक सरकारों है। को डर लगे, लोग खड़े हों, लड़ें। नाम लेना है लो, नहीं लेना है मत लो, डजेंट रियली मैटर। ठीक है। आई होप कि आप ऐसी रिपोर्ट लाते रहें। ओके सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस।